नमस्कार। चार बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। चार बड़ी खबर में सबसे पहले आज हम बात करते हैं। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि विदेशी महिला से उत्पन्न पुत्र कभी देशभक्त नहीं बन सकता। दूसरी बड़ी खबर बुरहानपुर से, जहां अतिक्रमणकारियों ने वन कर्मियों, पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों पर तीर और गोफान से हमला कर दिया है। तीसरी बड़ी खबर राजस्थान के श्रीगंगानगर से है, जहां ज्वेलरी, आढ़त और कॉलोनाइजर्स के कामकाज से जुड़े एक संस्थान के ठिकानों पर आयकर विभाग ने सर्च कार्रवाई की। और चौथी और आखिरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां आलू पर सियासत गर्म हो गई है। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे, मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे चुनावी माहौल में नेताओं की बयानबाजी और पलटवार तेज हो गए हैं, तो वहीं नेता एक दूसरे पर निशानेबाजी भी कर रहे हैं। इसी क्रम में बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि विदेशी महिला से उत्पन्न पुत्र कभी देशभक्त नहीं बन सकता है। यह राहुल गांधी ने सिद्ध कर दिया। दरअसल साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि विदेशी महिला से उत्पन्न पुत्र देशभक्त नहीं हो सकता। यह राहुल गांधी ने सिद्ध कर दिया। उन्होंने कहा कि आप भारत में रहकर भारत का अपमान कर रहे हैं, आप भारत के हो ही नहीं सकते। ये मान लिया हमने, क्योंकि आपकी माता इटली की हैं, भारत की जनता ने आपको सांसद चुना, आप विदेश में बैठकर कहते हो कि हमें संसद में बैठने का अवसर नहीं मिल रहा है। इससे शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती। सांसद ने कहा कि वे ऐसे राहुल गांधी को धिक्कारती हैं, इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहिए। ये कैसी राजनीति कर रहे हैं? इन्हें राजनीति का मौका ही नहीं दिया जाना चाहिए। नेता हैं, आपको जनता ने चुना है और आप जनता का अपमान कर रहे हैं, आप देश का अपमान कर रहे हैं। आप हमारे भारत के नहीं हो, मान लिया हमने, क्योंकि जो आपकी माताजी हैं वो इटली की हैं। हमने नहीं कहा, ये चाणक्य ने कहा है कि विदेशी महिला से उत्पन्न पुत्र कभी देशभक्त नहीं हो सकता। ये राहुल गांधी ने तय कर दिया, क्योंकि भारत की संसद में भारत की जनता ने आपको सांसद चुना। इतने वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, आपने देश को खोखला कर दिया और आप विदेशों में बैठ करके कहते हो कि हमें संसद में बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है। इससे शर्मनाक बात और कुछ नहीं होती। मैं ऐसे राहुल गांधी को धिक्कारती हूँ और ऐसे इन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहिए कि हमारे देश में कैसे राजनीति कर रहे हैं ये, और अब इनको राजनीति का अवसर नहीं देना चाहिए। इनको इस देश से निकाल करके फेंक। और सांसद ने कहा है, बीजेपी सांसद ने कहा है कि राहुल गांधी विदेशी माता के गर्भ से पैदा हैं, इसलिए वो देशभक्त नहीं हो सकते हैं। एक तरफ जहां भोपाल की बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं, एक बार फिर उन्होंने इस तरह का जो बयान दिया है, तो इस बयान से सियासी गलियारों में कहीं ना कहीं सियासत तेज हो गई है और सरगोशियां गूंजने लगी हैं कि उनके इस बयान के बाद में कांग्रेस का क्या पलटवार आता है। लेकिन ये जो बयान है उन्होंने दिया है कि विदेशी माता के, हालांकि उन्होंने इसके लिए संदर्भ भी दिया है कि चाणक्य ने ऐसा कहा है कि विदेशी माता के गर्भ से उत्पन्न बालक देशभक्त नहीं हो सकता। देशभक्ति की जो प्रतिदिन नई परिभाषाएं सामने आ रही हैं, और एक और बात जहां शामिल कर दी है सांसद ने। अब बीजेपी सांसद का जो कहना है कि चूंकि वो विदेशी माता के गर्भ से उत्पन्न है इसलिए देशभक्त नहीं हो सकते। हालांकि उन्होंने उल्लेख किया है कि विदेश में बैठ करके जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं, संसद में माइक बंद करने वाली बात पर जो उन्होंने कहा है, कैम्ब्रिज में जो बयान दिया है, कैम्ब्रिज के बयान को लेकर के उन्होंने पलटवार किया है। और इस पलटवार के बाद में अब चूंकि सियासत तेज हो गई है और देखा जा रहा है कि हालांकि इससे पहले भी ऐसे कई बयान सामने आ चुके हैं और भी बयान पहले आ चुके हैं सामने सांसद प्रज्ञा भारती के, तो अब इस बयान के बाद में और भी कुछ अभी बाकी है, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। हालांकि चुनाव के दौर में सभी राजनीतिक दल एक दूसरे के पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, पलटवार करते हैं, लेकिन इस तरह की बयानबाजी सियासी गलियारों में भी कहीं ना कहीं मायने रखती है। और अब देखने वाली बात यह है कि इस बयान के बाद में कांग्रेस की ओर से क्या बयान सामने आता है, इसके पलटवार में कांग्रेस क्या कहती है, ये जरूर देखना दिलचस्प होगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब सांसद प्रज्ञा भारती ने ऐसा कोई बयान दिया हो, और इस बयान को लेकर के सियासत जो की जा रही है उस बयान के बाद में अब देखना है कि, हालांकि जो उन्होंने कहा है कि विदेशी माता के गर्भ से उत्पन्न बालक देशभक्त नहीं हो सकता। हमारे साथ बने हुए हैं भोपाल से हमारे संवाददाता विवेक सिंह। विवेक, जो बात कही जा रही है, सांसद प्रज्ञा भारती ने जो बयान दिया है कि विदेशी माता के गर्भ से उत्पन्न बालक देशभक्त नहीं हो सकता है, राहुल गांधी पर निशाना साधा, जो कैम्ब्रिज में बयान दिया था उन्होंने, इस बयान के तारतम्य में और क्या कुछ सामने आया है? बिल्कुल सूरज, अगर हम बात करें तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हमेशा ही
ऐसे बयानों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। हालांकि यह पहली बार उन्होंने नहीं बोला है। इसके पहले भी जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही थी, उस दौरान भी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो बीजेपी से राजधानी भोपाल से सांसद है, उनका बयान सामने आया था। उस समय भी उन्होंने यही कहा था कि विदेशी महिला के पुत्र कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते हैं, और एक बार फिर उन्होंने इसी बात को दोहराया। और इस बार उन्होंने जो हवाला दिया है, भाई चाणक्य की बात का हवाला दिया है, और उन्होंने कहा है कि चाणक्य ने भी कहा है कि विदेशी महिला के गर्भ से पैदा हुए बच्चे कभी देशभक्त नहीं हो सकते, राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं इसको लेकर सियासत जो मध्य प्रदेश की है भाई गर्मा गई है। अगर बात करें, दरअसल राहुल गांधी ने जो विदेश में बयान दिया था, इसको लेकर बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर हमलावर थी, और उसके बाद राहुल गांधी का एक और बयान सामने आया था कि संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। इन तमाम विषयों को लेकर आज साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा, और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है कि जो संसद नहीं चलने देना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, और काम होगा तो जनता तक पहुंचेगा, और कांग्रेस नहीं चाहती कि जनता के हित में काम हो और भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ती रहे। इसी को लेकर संसद में कांग्रेस हंगामा करती है और झूठे अनर्गल आरोप लगाती है कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता या कांग्रेस के अन्य लोगों को बोलने नहीं दिया जाता, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि संसद और विधानसभा दोनों ही अच्छे रूप से चले और जो जनता के हित में काम हो वह हो। लेकिन विवेक, यहाँ एक बात और सामने आती है, जो बात कही जा रही है, उनका जो बयान सामने आया है, इस बयान को लेकर के कि सियासत में कहीं ना कहीं सरगोशियां तो हो गई हैं। इससे पहले भी तो राहुल गांधी का जो बयान है, उसको लेकर केंद्र से लेकर राज्य तक भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको घेर रहे हैं। तो बीजेपी की ओर से इसके समर्थन में कोई और बात सामने आई है इस बयान के समर्थन में? देखिए सूरज, अभी अगर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान की बात करें, जो उन्होंने राष्ट्रभक्त वाली बात कही है कि विदेशी महिला के गर्भ से पैदा हुआ पुत्र राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता है, इसको लेकर अगर हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात करें तो अभी तक किसी भी तरीके से प्रतिक्रिया नहीं आई है। ना साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान का समर्थन किया है, ना उसका विरोध किया है। लेकिन कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कह सकते हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के मामले में भारतीय जनता पार्टी भी बोलने से बचती है, क्योंकि उनके लगातार कई ऐसे विवादित बयान भी देखे हैं कि जिसको लेकर सरकार को या फिर भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा होना पड़ा और नीचा देखना पड़ा। लेकिन साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो है वह अपने बयानों को लेकर कभी भी हल्के बयान नहीं देती है, हमेशा सुर्खियों में भी बनी रहती है। इसको लेकर एक बार उन्होंने गांधी और गोडसे को लेकर भी बयान दिया था, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी उनको नाराजगी झेलना पड़ी थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यह कहना पड़ा था कि भाई साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद भी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान जो है भाई लगातार ऐसे बयान आते हैं कि जिसको लेकर सियासत गर्मा जाती है, और उन्होंने एक बार फिर इस तरीके का बयान दिया है। अब जो मध्य प्रदेश की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति में भी भूचाल मचा सकता है, क्योंकि सोनिया गांधी को उन्होंने विदेशी महिला बताया है, और इसको लेकर साथ ही उन्होंने कहा भी है कि विदेशी महिला के गर्भ से पैदा हुए पुत्र कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते। तो अब देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया आती है, और भारतीय जनता पार्टी इस बयान का समर्थन करती है या नहीं करती है। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी का बयान सामने आया था, उन्होंने माइक बंद करने वाली बात कही थी, इसको लेकर मैं पूरे राहुल गांधी पे निशाना साध रही थी संसद से लेकर, और उन्होंने फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक पर निशाना साध दिया। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि भारतीय जनता पार्टी कई बार ऐसे मौके सामने आए हैं कि जब साध्वी प्रज्ञा सिंह के बयानों से किनारा कर लेती है, लेकिन अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। एक बात और यहाँ जानना चाहेंगे कि जो इस तरह का जो बयान दिया है, वो बयान को लेकर कि सवाल पर दिया है किसी कार्यक्रम को लेकर के, या फिर राहुल गांधी पर निशाना सिर्फ इसलिए साधा है कि विपक्ष में बैठे और कांग्रेस के हैं? देखिए निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो जब मीडिया कर्मी उनसे सवाल पूछ रहे थे, क्योंकि अगर हम बात करें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की, तो भाई हमेशा ही कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के बड़े नेताओं पर निशाना साधती हैं। जैसा हम पहले भी जिक्र कर रहे हैं कि इसके पहले भी वह राहुल गांधी पर निशाना साध चुकी हैं, और उनसे राहुल गांधी को लेकर ही सवाल किया गया था कि राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए हैं कि संसद में उनका माइक बंद कर दिया जाता है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। इसको लेकर उन्होंने कहा है, और साथ ही एक सवाल और था कि 13 मार्च को कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन है। इन तमाम सवालों के जवाब जब वह दे रही थी तो इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा और सोनिया गांधी को विदेशी महिला बताया। तो अब देखना होगा कि जैसा आपने भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कई बार किनारा कर चुकी है उनके बयानों से, अब इस बयान का समर्थन करती है भारतीय जनता पार्टी और सरकार, या फिर किनारा करती है, जरूर देखने वाली बात होगी। और कांग्रेस की तरफ से अब कुछ प्रतिक्रिया आती है, यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि 13 मार्च को कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन है, और केंद्र सरकार के खिलाफ और मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन है। मध्य प्रदेश में भी राजभवन का घेराव करने की तैयारी में कांग्रेस है। अब इस बीच साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर
भोपाल से जो सांसद है बीजेपी की, उनका बयान सामने आया है, उसको लेकर अब कांग्रेस क्या कुछ रणनीति बनाती है, यही भी देखने वाली बात जरूर होगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि अब दिलचस्प होगा कि इसमें कांग्रेस की ओर से क्या प्रतिवार आता है और इसका पलटवार कैसे होता है। तमाम जानकारी के लिए विवेक बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता विवेक सिंह और साथ ही प्रज्ञा सिंह ठाकुर के इस बयान को लेकर के सरगोशियां तेज हो गई हैं और हालांकि पहले भी उन्होंने ऐसे कई बयान दिए हैं जिनको लेकर के वो सुर्खियों में रही हैं। कई बार ऐसा मौका भी आया है जब भारतीय जनता पार्टी ने खुद उनके बयानों से किनारा कर लिया है। एक बार नरेंद्र मोदी ने भी उनकी इस बात को लेकर के हस्तक्षेप किया था, संदर्भ में उन्होंने भी अपने बयान जारी किया था। चलिए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर, जो बुरहानपुर जिले के ग्राम घाघरला में वन अतिक्रमणकारियों ने वन कर्मियों व पुलिस प्रशासन तथा ग्रामीणों पर तीर और गोफन से हमला किया है। हमले में कुल 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बुरहानपुर जिले के ग्राम घाघरला में लगातार अतिक्रमणकारियों द्वारा वनों की कटाई की जा रही है, जिसके चलते वन कटाई को लेकर ग्रामीणों द्वारा बार बार विरोध किया जा रहा है। इसी के चलते आज पुलिस प्रशासन, वन विभाग तथा ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमणकारियों को खदेड़ने के लिए दल बल के साथ जंगल में पहुंचे और टीम पर हमला किया गया। अतिक्रमणकारी पहले से घात लगाए हुए बैठे थे। जैसे ही पुलिस प्रशासन, वन कर्मचारी तथा ग्रामीण द्वारा अतिक्रमणकारियों को खदेड़ने के लिए जंगल की ओर गए, अचानक वन अतिक्रमणकारियों ने हमला बोल दिया। हमला होने पर पुलिस प्रशासन, वन कर्मचारी तथा ग्रामीण उल्टे पैर लौटना पड़ा। तीर, गोफन और पत्थर लगने के कारण 6 लोग घायल भी हुए हैं। 2 लोगों को तीर लगे हैं। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि वन विभाग की कमजोरी के कारण आज अतिक्रमणकारी हावी हो रहे हैं। 50 से 60 लोग थे। हाँ 50 से 60 लोग में इनको भगा 250-300 लोग। अच्छा, कारण हो सकता है कि वो ये शायद सर ये शिवराज से मिले हुए जो अपने जो जंगल बचाव वाले ये अतिक्रमणकारी थे, पहाड़ी पर थे कि नीचे थे? नीचे थे सर, पूरे जमीन के नीचे थे सर। काहे से हमला किया इन्होंने? ये तीर और गोफन चलाए थे। अच्छा, तो किसको तीर लगे? लगे सर, और पत्थर भी लगे उनके वरिष्ठ वाले को। 2-4 कितने लोग घायल हुए आपके गांव के? तो हमारे गाँव के 6-7 लोग घायल हुए। अभी ये जो घाघरला में अतिक्रमणकारियों की कार्रवाई हुई है उसमें ये घटना घटी है, जिसमें अतिक्रमणकारियों के द्वारा जो है पत्थर की तीर गोफन के द्वारा जो है वन विभाग और हमला किया है। जिसमें अभी एक सिविलियन है उनको और एक वन कर्मी है, उनको 2 लोगों को तीर लगा है और बाकी कुछ लोगों को पत्थर वगैरह लगे हैं, तो उनका अभी ट्रीटमेंट कर रहा है यहाँ पर। 2 लोगों को जिनको तीर लगे थे तो तीर अभी निकाल दिए गए हैं। सर घायलों की बाकी लोगों का जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट अभी कर दिया गया है, तो अभी ऐसे कोई भी है तो अभी घायलों की संख्या अभी जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में टोटल 6 लोग आए हैं और अभी कुछ कंफर्म नहीं है। अभी जैसे आते हैं तो लोग तो पता चल जाएगा कि टोटल कितने। ये तीर लगा। बुरहानपुर के घाघरला में जहां अतिक्रमणकारियों को खदेड़ने के लिए वन विभाग, पुलिस की टीम और ग्रामीण साथ में गए थे, तो अतिक्रमणकारी पहले से घात लगाए बैठे हुए थे और उन्होंने गोफन से, तीरों से, पत्थरों से पूरी टीम पर हमला कर दिया, जिसमें 6 लोग घायल हुए। 2 लोगों को तीर लगे हैं और दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि इसके पहले भी बुरहानपुर जिले में वन विभाग पर हमला हो चुका है। रेंज ऑफिस पर हमला किया गया था, जहां उनके 4 साथियों को छुड़ाने के लिए किया गया था और अब घाघरला की यह घटना सामने आई है। हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता सुनील अग्निहोत्री। सुनील, जिस तरह से बात की जा रही है, बताया जा रहा है कि यह हमला हुआ है, अतिक्रमणकारियों ने हमला किया है और इसमें वन कर्मी भी शामिल थे, पुलिस कर्मी भी शामिल थे और ग्रामीण भी उनके साथ टीम बना करके अतिक्रमणकारियों को खदेड़ने जा रहे थे। तो ये कब का कैसा क्या मामला है, पूरी घटना बताइए। जी बता दूं कि यहाँ पर जो घाघरला ग्राम है, घाघरला ग्राम के अंदर जो वहां से वन कर्मियों की टीम और बीएसएफ की टीम वहां लगी हुई थी, जो कि जंगल की ओर जब बढ़ी तो वहीं पे अतिक्रमणकारियों ने उन पर अचानक हमला बोल दिया, जिसके अंदर 6 लोग घायल हुए। 2 लोगों को तीर गोफन लगे हुए हैं और 6 लोग अन्य घायल हुए हैं। इनको इलाज के लिए जिला अस्पताल लेके आए हैं। और साथ ही बता दूं कि अभी जो अतिक्रमणकारियों को खदेड़ा जा रहा है और वो जंगल की ओर निकलते जा रहे हैं। जी सुनील, यहाँ देखा है कि नेपानगर में भी पहले ऐसी घटना हो चुकी है, जब अतिक्रमणकारियों को लेकर के आए थे रेंज ऑफिस में, तो बहुत सारे लोग, 40 से ज्यादा लोग आ गए थे और ऑफिस में तोड़फोड़ करके 4 लोगों को छुड़ा कर ले गए थे। पुलिस ने उस पर 30 से 35 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। तो वन कर्मियों पर हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, तो पुलिस प्रशासन और वन विभाग की कोई तैयारी सामने नजर आ रही है क्या? उसको लेकर के क्या रणनीति है उनकी अगली? अभी पुलिस प्रशासन सख्ती दिखा रहा है, लेकिन वन कर्मचारी जो है, तो वन कर्मचारियों के आज वन कर्मचारी और ग्रामीण लोग जंगल की ओर उन्होंने कूद किया था, जिनको अतिक्रमणकारियों को भगाने के लिए, लेकिन उन पर हैवी हो गए अतिक्रमणकारी और उन लोगों को मतलब घायल होना पड़ा।
तो ये कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिस तैयारी से ये लोग गए थे और अतिक्रमणकारियों ने इनके ऊपर गोफन और बहुत सा हमला किया, वो कहीं ना कहीं इन्हें वापस लौटना पड़ा, जो घायल लोगों को अस्पताल लाना पड़ा। तो ये अब आने वाला समय वो देखा जाएगा कि ये किस तैयारी से लेके फिर से जाते हैं जंगल में और उनको खदेड़ते हैं, और ये आने वाला समय ही बताएगा कि अभी आगे क्या होने वाला है। हमलावरों की पहचान हो पाई है कि जो अतिक्रमणकारी हमलावर थे कौन थे, या पुलिस ने कुछ गिरफ्तारी की है अभी तक? हाँ, बता दूं जंगल के अंदर वो काफी दूर तक के उनका पीछा करा, लेकिन अभी कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। अतिक्रमणकारी को किसी प्रकार का कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, और अभी अपने वन कर्मचारी और ग्रामीण ही घायल हुए हैं। एक बात सामने और आई है कि इसमें ग्रामीणों ने पहले भी कई बार शिकायत की है, सूचना दी है, उस पर कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वन विभाग का लापरवाही का आरोप भी लगाया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा कि पहले कई बार बात करने पर, शिकायत करने पर कार्रवाई नहीं हुई, जिसका परिणति ये हुई कि जो अतिक्रमणकारी हैं वो हावी हो रहे हैं, उनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। तो पहले कार्रवाई ना होने की कोई खास वजह सामने आई है? हाँ, बता दें कि जो वन कर्मचारी है, इन लोगों को ट्रेनिंग पूरी तरीके से नहीं दी गई है, क्योंकि ये जंगल में जा तो रहे हैं, लेकिन जब अतिक्रमणकारी इन पर हमला कर रहे हैं तो ये बीच बचाव भी नहीं कर पा रहे हैं और इन लोगों को घायल होना पड़ रहा है। और पुलिस प्रशासन ने इसके पहले जो कार्रवाई की गई थी, जिसके पहले अतिक्रमणकारियों को 6 लोगों को यहाँ पे जब लेके आया था तो 35-40 लोग लेके छोड़ा के ले गए थे, तो वहीं पे जिला पुलिस प्रशासन ने जाके उनको 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत देखना ये होगा धन्यवाद। कि अतिक्रमणकारी, ठीक है, हमारे साथ बने होते हमारे संवाददाता सुनील अग्निहोत्री। और जिस तरह से जो घटना सामने आई है कि यहाँ पर बुरहानपुर के घाघरला में वन अतिक्रमणकारी जो थे उनको कूच खदेड़ने के लिए जब जंगल पहुंची है टीम, पुलिस प्रशासन साथ में था, वन कर्मचारी थे, ग्रामीण थे, तो पहले से घात लगाए हुए वन अतिक्रमणकारियों ने टीम पर हमला कर दिया। गोफन से हमला किया है, पत्थरों से हमला किया है और तीर से भी हमला किया है। तीर 2 लोगों को लगे और दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अगली बड़ी खबर राजस्थान से है कि श्रीगंगानगर से है, जहां शहर में ज्वेलरी, आढ़त और कॉलोनाइजर्स के कामकाज से जुड़े एक संस्थान के ठिकानों पर आयकर विभाग ने सर्च कार्रवाई की है। बिजनेस इंस्टीट्यूशन पर कार्रवाई की जानकारी मिलते ही धान मंडी के व्यापारियों में हड़कंप मच गया। हालांकि आयकर अधिकारियों ने इस बारे में कोई खुलासा नहीं किया है। बता दें कि विभाग के अधिकारी सुबह संस्थान पर पहुंचे और कार्रवाई शुरू किए। संस्थान के इनकम सोर्सेज और इन्वेस्टमेंट सहित विभिन्न मुद्दों पर दस्तावेज से जानकारी ली जा रही है। और व्यापारियों पर जो सर्च कार्रवाई की जा रही है, आपको बता दें कि ये सर्च कार्रवाई के कारण वहां एक तरफ से खलबली भी मची हुई है कि हालांकि दस्तावेज, सोर्स ऑफ इनकम्स और जो इन्वेस्टमेंट है उसके दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता साहब राम, हम जानना चाहेंगे कि ये कार्रवाई कब से शुरू है और किन किन संस्थानों पर यह कार्रवाई चल रही है? सर, ये हेलो साहब, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी जी, बताइएगा ये किन किन संस्थानों पर यह कार्रवाई चल रही है? ये एक तो क्या धान मंडी में चल रही है और दूसरी उनके घर पे चल रही है और एक उनके। चलिए साहब राम, धन्यवाद जानकारी के लिए, धन्यवाद। इस तरह से बताया जा रहा है कि ये जो सर्च कार्रवाई है, सर्च कार्रवाई की जा रही है और जिन संस्थानों पर की जा रही है वहां उनके सोर्स ऑफ इनकम्स और इन्वेस्टमेंट को लेकर के यह सर्च कार्रवाई है। हालांकि अभी तक विभाग के द्वारा खुलासा नहीं किया गया है कि इस कार्रवाई में उनको क्या कुछ प्राप्त हुआ। बढ़ते हैं अगली और चौथी आखिरी बड़ी खबर के लिए, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आलू को लेकर योगी सरकार पर बड़ा हमला किया है। आलू किसानों की समस्याओं का मुद्दा बनाते हुए अखिलेश और उनके चाचा शिवपाल ने एक ट्वीट किया है। अखिलेश ने किसानों की समस्या का जिक्र करते हुए सरकार बदलने का दावा भी किया है, जबकि शिवपाल सिंह ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए लिखा है कि 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आलू खरीदने का फरमान नाकाफी है श्रीमान। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य औद्योगिक विपणन सहकारी विपणन संघ को पहले चरण में 7 जिलों में आलू क्रय केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए हैं।
सरकार अब 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आलू खरीदेगी। पहले चरण में फर्रुखाबाद, कौशाम्बी, उन्नाव, मैनपुरी, एटा और कासगंज और बरेली यानी 7 जिलों में आलू क्रय केंद्र स्थापित कर खरीद शुरू करने के निर्देश तो दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि आलू के उत्पादन क्षेत्र के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है। यहां लगभग 6.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में आलू उगाया जाता है। पिछले साल पूरे प्रदेश में करीब 147.77 लाख मीट्रिक टन आलू का उत्पादन हुआ था। आलू पर सियासत तेज हो गई है और अब यह भी दावा किया जा रहा है कि आलू के कारण सरकार बदल जाएगी। और जिस तरह से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब जो स्थितियां चल रही हैं आलू खरीदी केंद्र को लेकर के कह रहे हैं, वहीं शिवपाल यादव ने ट्वीट किया कि 650 रुपए नाकाफी है किसानों के लिए। और जहां बात की जा रही भंडारण के लिए, भंडारण स्थिति में, तो वहां पर किसानों को रात रात भर जाकर के लाइन लगा कर खड़ा रहना पड़ रहा है। और आलू को लेकर के उत्तर प्रदेश में सियासत तेज हो रही है। हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता प्रशांत राव। प्रशांत, जिस तरह से देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है और विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने से कतई पीछे नहीं हट रहा है और आलू पर सियासत तेज हो गई है, क्या स्थिति है वहां पर? जी देखिए, अगर ये मुद्दा कहा जाए तो मुद्दा नहीं बल्कि किसानों की आवश्यकता है, क्योंकि आवश्यकता के अनुसार अगर किसानों को सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर निशाना जरूर लगेगा। क्योंकि सबका साथ सबका विकास की बात अगर कर रही है भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ 2.0 की सरकार, तो किसानों की सुविधाओं का भी ध्यान रखना होगा। और उत्तर प्रदेश में आलू किसानों की जो हमेशा से दयनीय स्थिति रही है, हालांकि विपक्ष को लिए ये मुद्दा ही है, लेकिन मुद्दा नहीं बल्कि किसानों की आवश्यकता है। चाहे अखिलेश यादव विपक्ष के नेता हो, चाहे उनके चाचा शिवपाल विपक्ष के नेता हो, उन्होंने इसको मुद्दा बनाया है, लेकिन मुद्दे से ज्यादा हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो। यही किसानों की मांग है, क्योंकि जो अगर मैनपुरी, एटा, फर्रुखाबाद, कौशाम्बी और उन्नाव और इसके साथ ही बरेली, जो आसपास के करीब 7 जनपदों में जहां भी अभी सरकार ने आलू खरीद केंद्र स्थापित किए और इसके साथ 650 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ये खरीद शुरू हुई है। हाँ, हालांकि किसानों के स्तर से देखा जाए तो ये नाकाफी है और इससे किसानों की उपज का जो लागत है वह भी निकलती नहीं नजर आ रही, इसीलिए ये विपक्ष के हाथ में बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। और उत्तर प्रदेश अगर देखा जाए तो देश में पहला आलू उत्पादक राज्य है जहां सबसे ज्यादा आलू उत्पादकता होती है। और ऐसे में अगर पूर्व की बात कर ली जाए तो 6.1 लाख हेक्टेयर भूमि में यहाँ पर आलू उत्पादन हुआ था और करीब 147.77 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर जो पहले आलू जो उत्पादन हो चुका है। और उसी विषय में अब देखा जाए कि अब की बार जो ज्यादा से ज्यादा भूमि पर आलू हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, उस तरीके से किसान भी इसका कहीं ना कहीं लाभ लेना चाहते हैं और इसी के तहत वो फसलों को आगे बढ़ाते हैं। हालांकि हाइब्रिड आलू या अन्य तरीके के आलू की बात की जाए तो अलग अलग जनपद है, चाहे मैनपुरी हो, फर्रुखाबाद हो, कन्नौज हो, एटा हो, इटावा हो, औरैया हो, कानपुर देहात हो, कौशाम्बी हो या उन्नाव हो, ये सबसे बड़े आलू के जिले माने जाते हैं जहां सबसे ज्यादा पैदावार होती है। तो ऐसे में किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था ना होना या कोल्ड स्टोरेज में सब्सिडी ना मिल पाना, यह भी एक समस्या रहती है। और इसके साथ ही आलू की सही उपज की खरीद ना हो पाना, यह भी एक प्रमुख प्राथमिकता है कि लोगों को कहीं ना कहीं फसलों को नुकसान देना पड़ता है, जानबूझ के किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं। और इसके साथ ही जब उनकी बिक्री समय पर नहीं होती तो ऐसी भीषण गर्मी में आलू में सड़ान पैदा हो जाती है और आलू खराब हो जाते हैं। तो ये सब समस्याएं हैं। हालांकि 650 रुपए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रति क्विंटल के हिसाब से आलू खरीद करने को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया। प्रदेश के 7 जिलों में आलू खरीद हो रही है, लेकिन उन अगर सेंटर्स की बात की जाए, खरीद केंद्रों की बात की जाए, तो वहां लंबी लंबी लाइनें किसानों को लगानी पड़ रही है। कई जिले के आसपास से कई जिलों के सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंच जाते हैं, जहां 2 से 3 दिन उनको इंतजार करना पड़ रहा है। उसके बाद इस तरीके की व्यवस्थाएं होती है। अगर लोकल के जो कोल्ड स्टोरेज देख लिया जाए तो वहां भी कहीं ना कहीं व्यापारियों को सबसे पहले महत्व दिया जाता है, लोकल किसान भी परेशान होते हैं। हालांकि सरकार की कौन सी ऐसी क्रियाविधि है जिससे यह हो सके कि नहीं, पहले किसान को प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद अन्य व्यापारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन ये नीति नियम सरकार के पास होते हैं, जिलाधिकारी के पास होते हैं। किसानों को सुविधाएं किस तरीके सरकार देगी, ये तो आने वाले समय में योगी सरकार ने तय बिल्कुल। प्रशांत, यहाँ एक सवाल आता है, जिस तरह से बात की जा रही है कि पहले चरण में ये 7 केंद्र बनाए गए हैं, तो दूसरे चरण की सरकार की क्या तैयारी? एक बात यह है, दूसरा जो बात अभी आपने कही कि भंडारण के लिए, हालांकि यही बात, इस बात को लेकर शिवपाल भी कहीं ना कहीं सरकार पर हावी नजर आ रहे हैं कि भंडारण नहीं हो पा रहा और भंडारण के बाहर किसानों को लंबी लाइन लगाना पड़ रही है, रात भर 1 दिन तक पूरा इंतजार करना पड़ रहा है। तो दूसरे चरण की क्या तैयारी है सरकार की, ये कुछ स्पष्ट हो पाया क्या अभी?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि भंडारण की व्यवस्था देखी जाए तो उत्तर प्रदेश में इस तरीके की नहीं दिखाई दे रही है कि आलू कोल्ड स्टोरेज के लिए कहीं व्यवस्था हो, क्योंकि सरकार जिस तरीके से नीति नियम लागू कर रही है और अभी 7 सेंटर्स बनाए गए हैं और सरकार को चाहे किसानों की आवश्यकताओं को देखते हुए और सेंटर्स उनको स्थापित करने पड़ेंगे, तब जाके किसानों की समस्याओं का निस्तारण हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो किसानों की फसलों को ज्यादा नुकसान होगा और बहुत बार ऐसा देखा गया है और साथ आया भी है समाचारों के माध्यम से कि बहुत से किसानों ने फसल के नुकसान के चलते आत्महत्या कर ली है या उनके परिवार में लोगों को नुकसान झेलना पड़ा है या तमाम समस्याएं भी आती हैं। यह कोई पहला दृश्य नहीं, उत्तर प्रदेश में देखा गया है कि आलू में सबसे ज्यादा पैदावार होती है तो यहाँ फसलें नुकसान होती हैं, किसान खुद अपने फसल को नष्ट कर देते हैं। मध्य प्रदेश में भी ऐसा रहा है जहाँ प्याज और लहसुन की फसलें पूर्व में देखी गई थी, कई वीडियो वायरल हुए थे, वहां भी नुकसान हुआ है। तो सरकार को दूसरे राज्यों के हिसाब से अपने राज्यों में भी व्यवस्था करनी चाहिए, किसानों को किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं दे सकते हैं। सबसे बड़ा अगर यहाँ देखा जाए तो कृषि विभाग का फॉल्ट है और इसके साथ ही जो नीति नियम तय करने वाले अधिकारी हैं, चाहे वो IAS हो या IPS हो, जो कृषि विभाग या इन विभागों से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनको ये तय कर लेना चाहिए कि जब आलू की फसल किसान खोद कर लाएगा तो उसकी किस तरीके से व्यवस्था की जाएगी, किस तरीके से क्रय विक्रय होगा। ये नीति नियम नहीं तय किए जाते हैं। जब किसान कहीं ना कहीं परेशान होते हैं, फसलों को नुकसान होता है, जब मीडिया में ये बातें हाईलाइट होती हैं, उसके बाद नीति नियम लागू किए जाते हैं और ये नीति नियम धरातल तक उतरते उतरते कहीं ना कहीं किसानों का बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि सेंटर्स को शुरू करना और वहां पे प्रभारी नियुक्त करना और उसके बाद सेंटर्स को तमाम जो सुविधाएं देना, वो जब तक ये कानूनी प्रक्रिया चलती है तब तक हफ्ते से ज्यादा या कई दिन और बीत जाते हैं। तो ऐसे में जो किसानों के आलू होते हैं, अगर उसमें कहीं सड़ांत पैदा हो जाती है, आलू खराब होना शुरू होते हैं, तो दिन दूनी और रात चौगनी के हिसाब से उनकी फसलों का नुकसान होता है। बिल्कुल प्रशांत, तो यहाँ एक और बात आपसे जानना चाहेंगे कि जो 650 रुपए तय किए हैं रेट, सरकार ने जो तय कर दिया है 650 रुपए, किसानों की ओर से कोई मांग आ रही है कि क्या रेट होना चाहिए? जी देखो, किसान लगातार जो फसलों की MSP को लेकर मांग कर रहे हैं और यही पूर्व में रहा है कि भारतीय किसान यूनियन के जो अलग अलग गुट है वह भी मांग करते रहे हैं कि फसलों की MSP तय की जाए ताकि किसानों को कोई परेशानी ना हो। भले ही सरकार ने 650 रुपए तय कर दिया गया है, लेकिन सेंटर्स पे अगर देखा जाए, वास्तविकता देखी जाए, किसानों की मानी जाए तो कहीं ना कहीं बड़ी गड़बड़ियां हैं और वहां भी शोर सिफारिश के जरिए से ही उनकी खरीद हो पा रही है, ऐसा वही किसानों का आरोप है। हालांकि अभी सरकार की तरफ से इससे कोई बयान नहीं आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोडल ऑफिसर्स भी तय कर दिए हैं कि इसकी निगरानी की जाए, किसानों को कोई परेशानी ना हो और जो स्थानीय स्तर पर अधिकारी है, चाहे वो DM हो या खाद्य विपणन अधिकारी हो या SDM है, वो भी सेंटर्स का समय समय पर विजिट करेंगे, किसानों की समस्याएं जानेंगे और इसके साथ ही हर सेंटर्स पे एक विजिटर रजिस्टर भी रखा गया है, उस पर किसान अपनी समस्याएं अंकित कर सकते हैं और जो भी नोडल अधिकारी हैं, प्रभारी अधिकारी हैं, उनको भी सूचित कर सकते हैं खरीद से लेकर अगर उनको कोई भी परेशानी होती है या फिर जिस तरीके से वहां पर जो शोर सिफारिश या व्यापारियों का किसी भी तरीके से आलू खरीदा जा रहा है तो उसकी भी शिकायत आलू व्यापारी कर सकते हैं, आलू जो किसान है वो कर सकते हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद प्रशांत। जिस तरह से हमारे संवाददाता प्रशांत राव बता रहे थे कि सरकार की जो तैयारियां हैं वो किसानों को नाकाफी नजर आ रही हैं। हालांकि आलू के मुद्दे को लेकर के विपक्ष भी सरकार पर हावी होने की कवायद कर रहा है। एक तरफ अखिलेश निशाना साध रहे हैं तो वहीं उनके साथ शिवपाल भी निशाना साधने से बाज नहीं आ रहे हैं और वो सरकार पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 650 रुपए कीमत है वह नाकाफी बता रहे हैं। साथ ही भंडारण की जो समस्या हो रही है, जो कोल्ड स्टोरेज की बात की जा रही है कि वहां किसानों को लंबी लाइन लगानी पड़ रही है और रात भर या दिन भर इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार ने पहले चरण की व्यवस्था की, दूसरे चरण में देखते हैं कि सरकार की क्या स्थिति होती है और सरकार क्या किसानों के लिए और क्या सुविधाएं मुहैया कराती है। 4 बड़ी खबर में इतना ही। बड़े न्यूज़ आवर के साथ नमस्कार।